Hello, Commando. Welcome to another session of the biologics classes. And in that, we are going to discuss the chapter that is diversity in living world. और अभी तक हम लोग ने पिछले दो क्लासेस में क्या देख लिए कि the characteristics of the classification and the nomenclature and the importance of classification. ठीक है, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये जो हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो चीजें देख रहे हैं, जो लिविंग वर्ल्ड देख रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किस किस सिस्टम में, किस किस किंगडम में क्लासिफाई किए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए दैट इज कैरोलस लिनियस। कौन सा है? कैरोलस लिनियस। और लिनियस साहब ने क्या देखा कि अपने आसपास में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, कुछ ग्रीन दिखा, कुछ मूवेबल दिखा, कुछ ऑटोट्रॉफ्स दिखा, तो कुछ हेट्रोट्रॉफ दिखा। तो इन्होंने पूरे इस लिविंग वर्ल्ड को उन्होंने दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, दो किंगडम नाम दिया। So we can say that the Carolus Linnaeus has given the two kingdom classification in year that is 1758. इन्होंने क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इस दो किंगडम में क्या दिया? दो किंगडम कौन कौन सा? एक दिया उन्होंने क्या चीज? प्लांट्स, और दूसरा किंगडम दिया उन्होंने एनिमल्स। यानी सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब प्लांट किंगडम में उन्होंने क्या चीज देखा, किस क्राइटेरिया के ऊपर, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा उन्होंने कि प्लांट्स जो स्थिर रहता है वो इधर उधर मूव नहीं करते रहता है, सो दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड, ये अपने पोजीशन पर एक जगह रहते हैं। ठीक है, दे आर फिक्स्ड एट ए प्लेस, एक जगह पर ही रहते हैं। और उन्होंने क्या देखा? तो प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार कर रहा है। कैसे? तो वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। मतलब कि दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ बच्चे? वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा स्पीसीज जो अपना फूड खुद तैयार करता है। ठीक है, और बाई कैसे तैयार करेगा? तो बाई एब्जॉर्बिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या देखा? प्लांट का सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है। कैसे? तो प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। ठीक है, अच्छा, और क्या देखा? तो अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी ऑटोट्रॉप्स है, सो दे डू फोटोसिंथेसिस, दे डू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसके पास क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। सो इसका मतलब कि दे हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? सो दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से उन्होंने देखा और क्या बोला कि ये प्लांट्स कहलाए। इसके अलावा एक और चीज क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं ग्रोथ के ऊपर, तो प्लांट्स इनडेफिनेटली ग्रोथ करते हुए रहता है। मतलब जब तक उसका लाइफ है तब तक वो अपना ग्रोथ करता हुआ रहेगा, वो डेवलप करता हुआ रहेगा। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं तो हम लोग ग्रोथ कितना होता है? 25 साल तक, 30 साल तक, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स क्या करता है? वो इनडेफिनेटली ग्रोथ करते हुए रहता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि प्लांट्स ग्रो इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली। ठीक है, ये हो गया क्राइटेरिया किस चीज का? प्लांट्स के बारे में हो गया। अब उन्होंने एनिमल्स को किस क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन कौन सा चीजें देखा? तो जैसे यहाँ पर हम लोग प्लांट्स में क्या देख रहे हैं कि ये फिक्स्ड है प्लांट्स, लेकिन एनिमल क्या है? दे हैव द एबिलिटी टू मूव आउट। ठीक है, तो दे हैव एबिलिटी
ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है, दाएं बाएं सब्जी मार्केट जा सकता है ठीक है। अब क्या है, इसके अलावा क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लांट्स में ऑटोट्रॉप्स है, अपना भोजन खुद बना रहा है, लेकिन हम अपना भी भोजन खुद बनाते हैं गैस पर चूल्हे पर रखकर। ऐसी बात नहीं है बच्चे, हम लोग कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग उस खाना बनाए, ठीक है, मान लिया आपकी बात मान लीजिए, चलिए हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, गैस पर चूल्हे पर रख कर बना रहे हैं, लेकिन उसमें पका क्या रहे हैं, राइस पका रहे हैं, व्हीट पका रहे हैं, यही पका रहे हैं ना, और वो क्या चीज है, प्लांट्स का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हम लोग इनडायरेक्टली वे में बना रहे हैं फूड, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली बना रहा है, सनलाइट को ट्रैप किया और अपना भोजन खुद बना लिया, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लिया, तो अभी तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोले। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो एनिमल्स क्या हो गया, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, गुड, हेटेरोट्रॉप्स, अपना भोजन हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या देखे, प्लांट के पास सेल वॉल है, हम लोग एनिमल सेल के पास क्या है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है, मतलब डू नॉट हैव सेल वॉल। बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे ही बोल बोल के पढ़ेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या हम लोग बात करेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बिकॉज वी डू नॉट हैव we do not have chlorophyll at all, good, chlorophyll, क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी नहीं रहेगा, ठीक है। और हम लोग का ग्रोथ क्या होगा, हम लोग का ग्रोथ लिमिटेड ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज लिमिटेड, यस। देखिए इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएगा, लिमिटेड, लिमिटेड सॉरी लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से कैरोलस लिनियस ने, ये नाम याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस भाई साहब ने 1758 1758 में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बट बट हर कोई चीज परफेक्ट नहीं होता बच्चे, इसका मतलब कैरोलस लिनियस भाई साहब ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी रह गई, क्या कमी रह गई, तो इस प्लांट्स और एनिमल्स में तो उन्होंने सभी कुछ को रख दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म रहे उसको इन दोनों में कहीं जगह नहीं मिला। इसका मतलब हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज, कि डिसएडवांटेजेस किसका, कैरोलस लिनियस का, मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और साथ साथ प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल जो कि सिंगल सेल हो, इसको कहीं जगह नहीं मिला, सिंगल सेल्स डू नॉट डू नॉट डू नॉट गेन द डिवीजन, मतलब इसको किसी जगह पर नहीं रखा गया। और साथ साथ यहाँ पर फंगस क्या है, फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और उसको प्लांट्स के साथ ही रख दिया गया, फंगस, फंगस जो कि फंगस आर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, बट पुट इन द प्लांट किंगडम, इसको प्लांट किंगडम में ही रख दिया गया था, ठीक है, प्लांट किंगडम में रख दिया गया। इसके अलावा जो लाइकेंस है, लाइकेंस LICHENS, लाइकेंस आर लिविंग, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे बनता है इसकी भी डिस्कशन करेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में। लाइकेंस आर द लिविंग, बट इसको नॉन लिविंग के केस में मान लिया गया, बट लिनियस लिनियस कैन ऑब्जर्व या पुट, बट पुट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से क्या देखा गया
कि कुछ चीजें जो कि लिविंग होते हुए, जैसे यहाँ लाइकेंस की बात कर रहे हैं, लिविंग होते हुए नॉन लिविंग में रख दिया गया। फंगस हेट्रोट्रॉप्स है लेकिन इसके प्लांट किंगडम में रख दिया गया, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया था, वो भी फुलफिल नहीं हो रहा था। तब इनके बाद कोई साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या देखा, ये सब तो भाई गड़बड़ है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो एक नया किंगडम का विकास करना पड़ेगा, एक नया किंगडम बनाना पड़ेगा। और हम लोग इस किंगडम को नाम क्या दिए, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात आती है कि कौन भाई साहब थे, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्ड किंगडम का दिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट, दिस इज गिवन बाय हैकल, गिवन बाय हैकल, हैकल। अब ईयर की बात कर लीजिए तो 1866, यानी 1866 में थर्ड किंगडम बना। कौन सा किंगडम बना, तो किंगडम बना प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा की खासियत क्या हुआ, तो प्रोटिस्टा में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी यूनिसेलुलर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दिस प्रोटिस्टा contains all unicellular plants, unicellular organism other than plants and animals, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ दिया जाए तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी को इसी में रख दिया गया, किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, प्रोटिस्टा इज ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज, डस्टबिन ऑफ हैकल। इस हैकल साहब का डस्टबिन बोला जाता है। कुछ भी पड़ा हुआ है, इन्होंने क्या देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सभी को एक नया किंगडम का नाम रूप देकर प्रोटिस्टा नाम रख दिया, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, तो इसके पास, प्रोटिस्टा के पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रह गए, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स भी रह गए, हेट्रोट्रॉप्स भी रह गए, तमाम डिफरेंट जो भी चीजें रहा इसमें इन्होंने रख दिया। लेकिन फिर बात वही आती है कि ठीक है, प्रोटिस्टा तो किंगडम बन गया, लेकिन कुछ न कुछ तो कमी रह गई। क्या कमी रह गई, जो अगले साइंटिस्ट ने देख लिया, ठीक है। यानी अगले साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा से कुछ ऐसे टाइप के सेल्स या ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म देखे जो कि और सभी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट था, तो उसको उन्होंने उस प्रोटिस्टा से निकालकर, यानी उस डस्टबिन से निकालकर एक नया किंगडम का फॉर्मेशन किया, और उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये किसने दिया था, तो ये दिया गया कोपलैंड के थ्रू, गिवन बाय कोपलैंड इन ईयर 1956, ठीक है, इन्होंने दे दिया। तो कौन सा किंगडम बनाया, तो इन्होंने किंगडम बनाया मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा की खासियत क्या रही, तो इन्होंने इस, यानी कोपलैंड ने इस प्रोटिस्टा में क्या देखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स जो कि ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्या देखे, कुछ ऐसे टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि और सभी से डिफरेंट है, तो उसको उससे निकालकर एक नया किंगडम बना दिया, और उस किंगडम का नाम रख दिया मोनेरा। मतलब मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म पाया गया, दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, बाकी मतलब इसका मतलब प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म बच गया, क्या बच गया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच गया। ठीक है, फोर्थ किंगडम में बच गया। लेकिन अब क्या लगा कि ये कौन पहले आया, मतलब कि मोनेरा पहले आया लाइफ में, कि प्रोटिस्टा आया, कि पहले प्लांट आया, कि पहले एनिमल आया, ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या देखा कि ठीक है, मान लीजिए कि ये थ्री किंगडम फोर किंगडम है, लेकिन अभी भी कोई किसी किंगडम में फंगस का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए, बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट आए, और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इन कौन साइंटिस्ट थे भाई साहब, तो ये दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर। विटेकर, ठीक है, कब, 1969 में। और इन्होंने एक नया किंगडम बनाया और उस किंगडम का नाम रखा फंगस, किंगडम फंजाई या फंगस। ठीक है, लेकिन इनका स्टडी किस किस बेसिस पर रहा, इन्होंने सभी किंगडम को सराहा, सभी किंगडम को अप्रिशिएट किया, लेकिन उन सभी में एक और चीज ऐड कर दी। क्या चीज, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस स्टडी को ऐड किया। मतलब जितने भी इसके पहले साइंटिस्ट हुए, चाहे वो कैरोलस लिनियस हो, चाहे कोपलैंड हो, चाहे हैक्कल हो, वो सब की स्टडी किसके ऊपर थी, तो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी के ऊपर थी। जो भी प्लांट्स या एनिमल्स, उसके बाहरी रूप को देख देख कर ही उन्होंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो आर.एच. विटेकर साहब आए, इन सभी के साथ साथ एक और स्टडी ऐड किया, और उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कौन ऑर्गेनिज्म पहले बना, उसके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया और फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या चीज, कि किस बेसिस पर दिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन का, कैरेक्टर्स क्या रहे। तो सबसे पहले, दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन, स्टडी बेस्ड ऑन क्या क्या चीज पर, तो मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब होता है बच्चे कि वो किस तरीके से स्टडीज, किस तरीके से वो बिहेवियर उसका है। ठीक है ना। इसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, रिप्रोडक्शन के ऊपर रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने स्टडी किया, और उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है, और ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, कि दिस इज बेस्ड ऑन द, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। जैसे इसका मतलब समझ रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे, जैसे एज फॉर एग्जांपल, मान लिया कि आप अपने घर में देखिए, आप मतलब 5 भाई बहन हैं, लेट सपोज, अब तो खैर मुश्किल है, लेकिन चलिए मान लेते हैं हम लोग बच्चे कि क्या है, 5 भाई बहन है, कोई बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, आप हो सकता है आप छोटे वाले हैं। ठीक है, कोई कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर पूछा जाए आपसे कि आपके पहले कौन आए, तो आप अपने भैया का नाम बताएंगे, और फिर उनसे छोटे वाले भैया का नाम बताएंगे। मतलब आपसे पहले कौन कौन आए, तब कैसे आपका जन्म हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। अब अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी सारे किंगडम आए, उन सब में सबसे पहले बना कौन, उसके बाद कैसे कैसे मॉडिफाई होते हुए फिर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स पर आए। ठीक है, तो मतलब कि इतने करेक्टरिस्टिक्स पर उन्होंने
अलग अलग स्टडी करने के बाद वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। और वो क्या उन्होंने दिया, कौन कौन सा, तो उन्होंने दिया पहला उन्होंने दिया मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फिर फंगस, उसके बाद फिर प्लांट किंगडम, और उसके बाद फिर एनिमल किंगडम या एनिमेलिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से, मतलब पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा से फंगस, फंगस से प्लांट्स, फिर एनिमल्स। अगर ये इस पांचों ऑर्गेनिज्म को, पांचों किंगडम को हम लोग एक फ्लो चार्ट में देखें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, वैलिड क्या देख रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक अब और नया किंगडम बनाने की बात चल रही है। वो किंगडम कौन सा रहेगा, दैट इज 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। 6th किंगडम क्लासिफिकेशन, 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस किंगडम में अब क्या देखा जा रहा है कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें 2 टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, 2 टाइप का, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का लिविंग हैबिटेट्स दोनों अलग अलग है। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात चल रही है, बट अभी तक उसको कोई मान्यता नहीं मिला है। अभी तक उसको हम लोग नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अभी एग्जैक्ट क्या होना चाहिए अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन ये बात तो चल रही है क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग मोनेरा किंगडम को भी डिवाइड करने के लिए। और ये किंगडम अगर पढ़ेंगे हम लोग तो ये कौन देने वाले हैं, तो दिस इज गिवन बाय कार्ल गूस। ठीक है, जो कि इन्होंने क्या बोला कि किंगडम मोनेरा हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन सा, तो एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा हो जाएगा क्या चीज, यू बैक्टीरिया। तो इन दोनों को अलग अलग करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक पूरा श्योर शॉर्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 6th किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। और जब ये वैलिड हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, तो हम लोग 6th किंगडम में पढ़ेंगे एक नया किंगडम, दैट इज आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो 5th किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग एक फ्लो चार्ट के डायग्राम में देखते हैं, और उस फ्लो चार्ट से हम लोग तमाम चीजें देखने को मिल जाएगा। क्या क्या चीज, तो सबसे पहले RH विटेकर साहब ने क्या बोला, सबसे पहले मोनेरा बना, यानी जब ये इस अर्थ पर सबसे पहला लाइफ बना तो वो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में जाकर वो सब यूकैरियोटिक सेल बना होगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले किंगडम कौन बना, मोनेरा बना। और मोनेरा के बाद हम लोग क्या देखे, प्रोटिस्टा। ठीक है, और प्रोटिस्टा के बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम देखे। एक हो गया फंगस या फंजाई, दूसरा हो गया प्लांट, और तीसरा हो गया एनिमल। हो गया 5। लेकिन बच्चे अभी पूरा फ्लो चार्ट तो बाकी है। ठीक है, देखिए बच्चे बोर नहीं होना है। आपको हम बच्चे बोल रहे हैं, बुरा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट्स, यू आर द कमांडोज। ठीक है, आपको इतने अच्छे से पढ़ा देंगे बच्चे, आपको नंबर की कमी नहीं होगी, और साथ साथ नॉलेज भी अच्छे हो जाएंगे। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करेंगे वो अभी से उनका बेस मजबूत होते हुए चला जाएगा, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल नीट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दिस इज मोनेरा। और मोनेरा का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। और इस मोनेरा के ऊपर, ये इस बाउंड्री लाइन के ऊपर जो भी है वो सब का सब क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। मतलब अब समझ में आ गया,
प्रोटिस्टा में कौन सा सेल वाले एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स बच गए या प्लांट्स बच गए? वो यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक तो बच गए, लेकिन अभी भी ये प्रोटिस्टा क्या हो गया? यूनिसेलुलर ही है। अभी तक सिर्फ सिंगल सेल वाले ही प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। और अब बात करते हैं फंगस की, तो फंगस क्या हो गया? इसके ऊपर जितने भी सब हैं सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये प्लांट से फंगस को अलग निकाला गया, किस बेसिस पर? तो फंगस के पास क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल तो है जैसे प्लांट्स के पास भी है, बट इसका सेल वॉल किसी से बना हुआ है? काइटिन से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट प्रोड्यूस, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। मतलब क्या हुआ? दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में क्या बोले? प्लांट्स का सेल वॉल है, दे हैव सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल तो है पर कैसा है? सेलुलोसिक है, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉप्स, अपना भोजन खुद बना रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया फंगस एंड प्लांट्स में। और एनिमल्स के पास क्या है? एनिमल्स के पास बेचारा सेल वॉल है ही नहीं, डू नॉट हैव सेल वॉल, और अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, मतलब दे आर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट से हम लोग क्या देखें कि इस फ्लो चार्ट से, इस फ्लो चार्ट को बच्चे याद रखिएगा, तो इससे बेसिक फीचर्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या चीज होगा। मतलब मोनेरा में क्या रहेगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा। प्रोटिस्टा में रहेगा यूकैरियोटिक सेल रहेगा बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। और फंगस में मल्टी सेलुलर रहेगा, प्लांट्स मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स मल्टी सेलुलर है। अब इन सभी तीनों मल्टी सेलुलर में आपस में कैसे डिफरेंस है? तो फंगस काइटिन का सेल वॉल है, हेटेरोट्रॉप्स है। प्लांट्स सेल वॉल तो है बट सेलुलोज का है और ऑटोट्रॉप्स है। एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स है बट उसके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग क्या देखे? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग ने 5 किंगडम यानी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक किंगडम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला किंगडम मोनेरा, और यही था फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। मतलब कि सबसे पहले मोनेरा बना, जो कि आरएच विटेकर के थ्रू दिया गया है। सबसे पहले लाइफ में मोनेरा बना, फिर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बना होगा, और यूकैरियोटिक जो कि यूनिसेलुलर है, तब जाकर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर हम लोग ने देखा। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम मोनेरा। ठीक है बच्चे, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।